नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके एक विचारवान बयान के खिलाफ सोनिया गांधी को सार्वजनिक रूप से बयान जारी करना पड़ जाएगा। अंग्रेजी में जारी ईमेल के जरिए सोनिया गांधी ने काफी सख्त लहजे में कहा है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के जाति आधारित आरक्षण को बनाए रखने की बात करती है, क्योंकि उन्हें सदियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि किसी को ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर न तो शंका न भ्रम होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसे लागू किया था, इसे और मजबूत करने में प्रयासरत है कांग्रेस, और कांग्रेस इसे जारी रखने में सबसे आगे रहेगी। आरक्षण पर जॉन जानी जनार्दन के मूड में आए जनार्दन द्विवेदी का विचार बहस की मेज तक भी नहीं पहुंच सका। आज राज्यसभा में जब विपक्ष ने यह मामला उठा दिया तो सरकार और कांग्रेस ने सुबह ही दूरी बना ली। दरअसल यह होना ही था। कांग्रेस या बीजेपी कभी पार्टी के तौर पर आरक्षण के खिलाफ बोल ही नहीं सकती हैं। जो लोग एकाध नेताओं के आरक्षण विरोधी बयान सुनकर खुश हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिन और संविधान और समाज का अध्ययन करना चाहिए। सीरियसली, यह विचार पहली बार जनार्दन जी की तरफ से आया हो ऐसा भी नहीं है। सोनिया का बयान तो शाम को आया, लेकिन सुबह से लेकर शाम के बीच तमाम आलोचनाओं के बाद भी द्विवेदी जी अपने व्यक्तिगत विचार पर अड़े हुए थे। आज भी कहा कि जिनके लिए आरक्षण किया गया है उन तक लाभ नहीं पहुंचा। यह सवाल गरीबी का है, उसकी कोई जात नहीं होती। आपत्ति का मामला पॉलिटिक्स से जुड़ा है। मायावती जी इस देश की बड़ी नेता हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुजन से लेकर सर्वजन तक उनकी यात्रा क्या है, वो क्या समय के साथ दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं है। उधर मायावती ने जैसे ही जनार्दन द्विवेदी के बयान को निजी से कांग्रेस का बयान घोषित कर निंदा की, कांग्रेस से कुछ सवाल भी पूछ डाला। क्या देश में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग इन तीनों मापदंडों में फॉरवर्ड हो गए हैं? क्या काफी एडवांस हो गए हैं? क्या काफी विकसित हो गए हैं? मैं समझती हूं नहीं हुए हैं। ये मायावती का बयान है। कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया सोनिया गांधी के बयान के बाद आज प्राइम टाइम में होते तो उनकी बातों की धार आप भी देखते। वैसे कल वे द्विवेदी जी की वरिष्ठता का आदर करते हुए भी कई तरीके से साफ कर चुके थे कि यह बयान ठीक नहीं है। पीएल पूनिया ने आज कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति सांसदों के फोरम की बैठक में भी इसकी कड़ी निंदा की गई। जाति के आधार पर आरक्षण से कोई समझौता नहीं होगा, बाकी जो करना है कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान से कार्यवाही करने की मांग की गई है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने वही कहा जिसका मुझे अंदेशा था। रविशंकर के बयान का सार कुछ ऐसा लगा कि जनार्दन द्विवेदी ने यह बयान बीजेपी को फंसाने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया के भाषण लिखने वाले जनार्दन द्विवेदी के बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक नया ट्रायल बलून छोड़ा गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। जानकर एक नई बहस शुरू करने की कोशिश की जा रही है, इसे हम उचित नहीं मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी का पिछड़ा होना और द्विवेदी जी का जाति आधारित पर आरक्षण की बात खत्म करने की बात करना, दोनों में क्या संबंध है बहुत साफ नहीं हुआ। लेकिन उनके अनुसार भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही कांग्रेस ने एक नई बहस चलाने का प्रयास किया है। वैसे पिछले साल ठीक इसी दिन यानी 5 फरवरी के फाइनेंशियल टाइम्स में एक्सप्रेस में बीजेपी के महासचिव वरुण गांधी का बयान छपा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह आम जनता के हित के खिलाफ है और योग्यता के अधिकार का हनन है। अखबार की रिपोर्ट से साफ नहीं हुआ था कि वरुण ने आरक्षण का विरोध कहां किया था। खैर, इसके 1 महीने बाद वे बीजेपी के महासचिव बन गए। यूट्यूब में जुलाई 2013 को नरेंद्र मोदी का अंग्रेजी में बोलते हुए एक वीडियो डाला गया है। इस वीडियो में मोदी भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि निजी बातचीत जैसे किसी प्रसंग में कह रहे हैं कि सभी के लिए शिक्षा की सुविधा हो तो आरक्षण कौन मांगेगा, और अगर सबके लिए नौकरियां हो तो आरक्षण कौन मांगेगा। हमें बहुतायात के दौर यानी अंग्रेजी में बोल रहे हैं एरा ऑफ प्लेंटी का सृजन करना होगा, तब कोई आरक्षण की मांग नहीं करेगा। यह समय की बर्बादी है। बीजेपी आरक्षण का समर्थन करती है पार्टी के तौर पर। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने उमाशंकर सिंह से कहा कि वे भी इसकी हिमायत करती हैं, मगर कांग्रेस 10 साल से कहां थी। वैसे अकाली दल ओबीसी आरक्षण में जट सिख को शामिल करने की मांग करता रहा है। उधर बाबा रामदेव कहते हैं कि आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी ने पहली बार एक अच्छी बात बोली है। कांग्रेस में अब भी कुछ भले आदमी शेष रहे हैं जो सच कहने का साहस कर रहे हैं। वैसा ही काम द्विवेदी जी ने किया है कि देश में जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, यही न्यायपूर्ण है। वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये अभियान पर निकले हैं। तो क्या बाबा रामदेव बीजेपी के भीतर भी
जनार्दन द्विवेदी सा सच बोलने का साहस करने वाला ढूंढ निकालेंगे या सब अपना अपना निजी बयान देकर गायब हो जाएंगे? आज की बहस मंगलवार की बहस का विस्तार है। आज भी हम जातिगत आधार और आर्थिक आधार को लेकर बात करते हुए आरक्षित सीटों की राजनीति पर भी बात करेंगे। प्राइम टाइम में हमारे साथ स्टूडियो में है आज चंद्रभान प्रसाद साहब हैं, आप संरक्षक हैं डिक्की मेंटोर। संजय पासवान पटना से जुड़ेंगे, बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष। SR दारापुरी दलित लेखक हैं, पूर्व IPS ऑफिसर हैं। कल आप भोपाल में थे इसलिए नहीं आ सके। बाबा रामदेव भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। प्रदीप टमटा साहब हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। और MR शर्मा हैं, चेयरमैन हैं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के। चंद्रमान, मैं आपसे पहले शुरू करता हूं। कल भी और आज भी जनार्दन द्विवेदी, सोनिया गांधी ने कह दिया, उस पर मैं आता हूं, पर मैं इसके उस पर भी जाऊंगा। ये कहा है कि आरक्षण का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। ये सवाल गरीबी का है। देखिए, जो भारत में हुआ डिस्क्रिमिनेशन वह आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं हुआ, जाति के आधार पर हुआ। हाँ। अमेरिका में ब्लैक के साथ जो हुआ वह इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि रेस के आधार पर हुआ। हाँ। तो रेस के आधार पर वहाँ अफर्मेटिव एक्शन है। भारत में जाति के आधार पर हुआ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ। यहाँ पर जाति के आधार पर आरक्षण बना। राइट। और हाँ। आरक्षण का उद्देश्य था कि आरक्षण को समाप्त करना। हाँ। जो कुछ जातियों का भारत की संस्थाओं और संपत्तियों पर कंप्लीट आरक्षण था, उस आरक्षण को तोड़ना था। इस आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण का उद्देश्य। साथ ही इस आरक्षण का उद्देश्य यह भी है कि आरक्षण की जरूरत को सदैव के लिए समाप्त किया जाए। ठीक है। इस आरक्षण का उद्देश्य यह भी है कि आरक्षण की जरूरत को सदैव के लिए समाप्त किया जाए। मैंने एक सवाल पूछा था कि जो जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं, और ये एक धारणा जो बना ली गई है कि क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ वैसे लोगों को मिला जो इसके हकदार नहीं थे? आज क्या दलील है? आज के 50 साल पहले, हाँ, आज के 50 साल पहले लगभग सारे दलित हाँ, एक जैसी स्थिति में थे। ठीक है। आज हाँ, एक दलितों में जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऊपर वाले। तो ये ऊपर वाला जो तबका खड़ा हुआ है, जो मिडिल क्लास फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आरक्षण का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और जो गैर दलित लोग जिन दलितों के साथ प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, आज उनके घर पर खाने जाते हैं और खाना अपने घर पर बुलाते हैं खाने, वे वही दलित हैं जो आरक्षण के प्रोडक्ट हैं। तो यह बात यह नहीं है, बात वो जो कह रहे हैं। और भारत में जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी एक सवाल पूछता है दलितों से कि प्रसाद जी, ये आरक्षण कब तक चलता रहेगा? तो दलित मिडिल क्लास को बजाय ये कहने के कि आप जातिवादी हैं, आपने कोई कॉन्स्पिरेसी कर रखा है, इसका एक सोचा समझा एक जवाब होना चाहिए कि ये आरक्षण कब तक, पीढ़ी दर पीढ़ी कब तक चलता रहेगा। तो राजनीतिक दल बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर कर सकते थे। बहस होनी चाहिए। दलित ट्रेडिशन में चाहे गुरु रविदास हो उत्तर भारत से, चाहे चोखा मेला हो महाराष्ट्र से, चाहे नंदनार हो तमिलनाडु से, दलित या बाबा साहब अम्बेडकर, दलित ट्रेडिशन में आर्गुमेंट करने का एक फैशन रहा है। दलितों ने आर्गुमेंट को अपना हथियार बनाया है। तो हमारे दलित नेताओं को और दलित मिडिल क्लास के लोगों को आर्गुमेंट करना चाहिए कि जो बातें जनार्दन द्विवेदी कर रहे हैं, क्या कहीं उसमें कोई सच है क्या, या पूरी तरह से वो बात बेकार की है। जैसे अपर कास्ट में जो पहली बार स्कूल टीचर बना, उन्हीं के बच्चे कलेक्टर बने। तो कुछ अपवाद छोड़ के। तो दलितों में भी उस तरह का एक जो क्लास फॉर्मेशन हुआ है। तो किसी परिवार में कई सरकारी नौकरी वाले मिलेंगे और कई गांव में कोई नहीं मिलेगा। तो वो तो एक सच्चाई है। तो एक पीढ़ी तक चलना चाहिए, 2 पीढ़ी तक चलना चाहिए, 3 पीढ़ी तक चलना चाहिए। मेरा सोचना है, जो हम लोग आपस में बातें करते हैं, चूंकि आरक्षण इतना मजबूत हथियार है कि आरक्षण की जरूरत को समाप्त कर देता है। तो 3 पीढ़ी के बाद भी अगर कोई दलित आरक्षण ले रहा है, इसका मतलब आरक्षण फेल हो गया। तो दलित समाज के भीतर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि नौकरी और आरक्षण के बाहर भी कोई दुनिया है क्या। जो दलित अंडर क्लास है उसके लिए आरक्षण चाहिए, उसके लिए नौकरी चाहिए, उसके लिए स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए रेड कार्ड चाहिए, सारा कुछ चाहिए। पर जो दलित मिडिल क्लास है, अब दलित समाज के बारे में ये सोचना शुरू करे, मंथन शुरू करे कि आरक्षण के बाहर भी कोई दुनिया है क्या। ठीक है। टमटा साहब, अब इस राय से इत्तेफाक रखते हैं जो चंद्रभान कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी के बाद भी आरक्षण क्या होना चाहिए, या कम से कम दलित समाज को यह बहस करना चाहिए कि कब तक आरक्षण या उसका क्या क्या स्वरूप, और नौकरी और आरक्षण के बाहर उसकी क्या दुनिया है। ठीक है।
जिस तरह से उनके इस बात को सारे लोगों ने मिलकर तत्परता दिखाई है जनार्दन द्विवेदी के, क्या आपको लगता है कि द्विवेदी जो कह रहे हैं और चंद्रभान जो कह रहे हैं उसमें बहस की कोई गुंजाइश है नए तरीके से? मेरी बहस की गुंजाइश में कहीं नहीं। द्विवेदी जी ने तो जो बात की है वो भारतीय संविधान की वो मूलभूत जो सामाजिक न्याय की अवधारणा थी, उस बात के ही ऊपर एक हमला है। थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ। उन्होंने कहा कि ये जो गरीब लोगों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बुनियादी बात है कि कभी भी ये व्यक्ति की उन्नति का प्रश्न नहीं कि गरीब को नौकरियों में है। ये एक वो समुदाय है जो वंचित था, जिसको आपने हजारों बार से उसकी जाति के आधार पर समाज से, सत्ता से वंचित किया था। उन वंचित तबकों के समुदाय को किस तरह से मेन स्ट्रीम समाज में स्थान दिया जाए, ये बात जब भारतीय सामाजिक आंदोलन उठा, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, उन्हीं दौर में ये बात उठी थी क्या इन व्यक्तियों के साथ कैसे होगा। और आरक्षण का इतिहास जो चंद्रभान कह रहे हैं उस पर भी आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं क्या? जो चंद्रभान कह रहे हैं वो ठीक है, पृष्ठभूमि और इतिहास सबको मालूम है। जी की बात से तब इत्तेफाक करता। हाँ। नहीं रवीश जी, मैं कहता हूं मैं चंद्रभान जी की उस बात से तब इत्तेफाक करता है यार, इधर यार स्टूडियो में आवाज बढ़ा दो यार, मिल रहा है मुकम्मल वो पूरा होता हो। जी, जब दलितों को जो उनका न्यायोचित है वो पूरा का पूरा भरा जा रहा होता है। आज भी विश्वविद्यालयों में उनका आरक्षण पूरा नहीं है। आज भी भारत सरकार के क्लास 1 सचिवों में एक स्तर का दलित वर्ग का अधिकारी नहीं है। जब क्लास 1 में ही पूरा आरक्षण संपूर्ण नहीं है तो एक दलित दूसरे दलित का तो हक मांग ही नहीं रहा है। इस पर बहुत लंबे समय से बात हो रही है कि इकोनॉमिक आर्थिक एक राइडर दलितों में लगाया जाए, लेकिन राइडर तभी लगाया जा सकता है जब दलितों का आरक्षण जो उनको संवैधानिक रूप से जो मिला हुआ वो पूरा हुआ, जबकि उसी में भी कमी है। तो कमी उनकी बात तब पूरी होती है जब दलितों का आरक्षण पूरी तरह से मिल रहा होता, 2-3 कंटिन्यूस हो रहा होता, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई इसमें आर्थिक रूप से जो सबल है आगे बढ़ गए, उनको ये हिस्सा छोड़ देना चाहिए। और आज भी बात है कि जो दलित वर्ग का आदमी मेरिट के आधार पर क्वालिफाई कर लेगा तो वो तो मेन स्ट्रीम में चला जाएगा, नीचे वाले तबके के लोग आ जाएंगे, उसके गरीब के तबके को मिल जाएगा। तो चंद्रभान जी की बात से मैं तब सहमत होता जब दलितों को जो उनका ड्यू आरक्षण है वो पूरा का पूरा दिया जा रहा था, भरा जा रहा होता, लेकिन आज भी स्थिति है कि वो आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है। इस्तेमाल किया था दलित अंडर क्लास और दलित मिडिल क्लास। वो जो सही कह रहे हैं कि जो हायर पोजीशंस हैं, साइंटिफिक पोजीशंस हैं, यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स में हैं, आर्मी में है, जुडिशरी में है, जहां पर दलितों की प्रेजेंस बहुत थोड़ी है, तो वहां पर तो चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर दलित अंडर क्लास का आदमी उस जगह पर नहीं जा पाएगा। पर जो लार्जर नौकरियां हैं बड़े पैमाने पर, वो तो लोअर लेवल पर हैं, वो लोअर लेवल पर हैं। तो दलित मिडिल क्लास को वो लोअर लेवल की पोजीशंस अपने अंडर क्लास भाइयों को दे देनी चाहिए। कि मैं अभी मेरा मतलब आज के 50 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल बनना, एक स्कूल का टीचर बनना एक क्रांति थी। आज दलित ऐसे भी हैं जो आईएएस छोड़ दे रहे हैं। मैं कितने लोग जानता हूं जो इनकम टैक्स में है वो छोड़ दिया उन्होंने। तो एक नई दुनिया भी दिखाई पड़ रही है। तो दलित उन्होंने एक बात कहा, आपने कहा कि 3 पीढ़ी के बाद नहीं मिलना चाहिए, पर टंटा कह रहे हैं कि जब सीट ही नहीं भरी है हायर लेवल पर, तो कहां ये सवाल कहां से आता है कि एक दलित ने दूसरे दलित का हक मारा? अभी तो बस शुरू हुई है ना। जो हायर लेवल पर है, जहां पोजीशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं, वहां पर तो दलित मिडिल क्लास ही उन पोजीशन के पास जा पाएगा। वहां कांचा इलैया भी इस बात के अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था निधि के शो में, कि जो आप सीट भरे नहीं हैं तो फिर वहां जब उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो फिर नया वर्ण कहां से बन गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हायर पोजीशंस हैं, टेक्निकल पोजीशन है, जहां पर दलित की प्रेजेंस बहुत कम है, उन जगहों पर दलित मिडिल क्लास ही जा सकता है, पर उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जाना चाहिए, पर और भी दुनिया है। मसलन की मैथमेटिक्स पर भी दलित का कब्जा होना चाहिए, फिजिक्स पर भी दलित का कब्जा होना चाहिए। दलित पेरेंट्स को जो मिडिल क्लास में है, अपने बच्चों को बजाय इंजीनियरिंग और तुरंत नौकरी वाले जॉब में भेजने के, वो कर ही रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। इतना बड़ा समाज है, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, ये जो हमारे टारगेट्स हैं आने वाले 2050 तक,
आने वाले आपको सोनिया गांधी का यह बयान कैसा लगा जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगे भी कहेगी, बरकरार रखेगी और हमेशा हमेशा के लिए इसका नहीं, वो तो चैंपियन बयान तो उनका अच्छा ही था। हाँ। पर इस बयान को के पीछे भी तो जाने की जरूरत है। हाँ, दलित समाज, नौकरियों की संख्या कितनी है इस देश में? जब मैं यह कह रहा हूं कि नौकरियों के अलावा भी थोड़ा हमें आगे भी सोचना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरियां ही सारे लोगों को नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, वो अलग मसला है, पर अभी नौकरियों में आरक्षण के सवाल है, ये विवाद का विषय है, वो ठीक है, वो सोचते हैं। दारापुरी जी, जो चंद्रभान कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? और जो द्विवेदी जी जो कह रहे हैं कि एक नया वर्ण बन गया है जो वही बार बार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है, टमटा साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। चंद्रभान कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी के बाद तब भी अगर कोई परिवार आरक्षण क्लेम करता है, इसका मतलब आरक्षण अपने उद्देश्यों में फेल हो गया है, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य था आरक्षण की जरूरत को समाप्त करना। दारापुरी साहब, देखिए ऐसा है हाँ, कि आरक्षण की कब तक जरूरत है, इसको आंकने के लिए हमें ये देखना होगा हाँ। कि आरक्षण की अब तक उपलब्धि क्या है। हाँ, यदि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो दलितों के लिए आरक्षण 1943 में लागू हुआ था। हाँ, वो ठीक है। हाँ, और तब से लेके आज तक लगभग 70 साल हो गए हैं। हाँ। इस 70 साल के अंदर की उपलब्धि को उपलब्ध आंकड़ों पर देखें तो जो केंद्रीय सरकार की सेवाएं हैं उनमें अब तक जो 15% आरक्षण एससी के लिए है, 7.5% जो है एसटी के लिए है, उसके खिलाफ जो उपलब्धि है वो मात्र 12% है। हाँ, ठीक है। अब ये 12% की जो उपलब्धि है, इसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आरक्षण को कितनी ईमानदारी से लागू किया गया है। हाँ, और इसके अलावा आप अगर बाहर देखें, जैसा चंद्रपान जी ने कहा कि आप सरकारी नौकरियों से बाहर निकल अगर देखें, जो प्रोफेशनल मतलब नौकरियां हैं उनके अंदर दलितों का प्रतिनिधित्व अभी भी बिल्कुल नगण्य है। ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट है कि नंबर 1, अभी तक जो उपलब्धि है आरक्षण की वो संतोषजनक नहीं है। आरक्षण को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। और जब तक आरक्षण का उद्देश्य जो था कि इन वर्गों को इनकी आबादी के अनुपात में प्रशासनिक सेवाओं में और बाकी क्षेत्रों में अपना उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध करा देना, जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक आरक्षण जो है वो लागू रहना चाहिए। और सरकारी सेवाओं के अलावा जो अब निजी क्षेत्र जो है, अब सरकारी सेवाओं में जो निजीकरण के कारण जो आरक्षण था वो खत्म होता जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा। और नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं, और जहां पर आरक्षण लागू नहीं है। इसलिए अब जरूरत तो ये है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। और जिन क्षेत्रों में दलितों को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जैसे उदाहरण के लिए जुडिशरी में आज तक कोई आरक्षण नहीं है, और आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जो है वो जज नहीं है। आप मीडिया में देख लीजिए वहां दलितों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। आप उद्योग क्षेत्र में देख लीजिए वहां कितने दलित उद्योगपति हैं, या आप व्यापार को देख लीजिए उसमें कितने दलित जो है व्यापार क्षेत्र में। अब आप पे आ रहा हूं, मेरे पास 2 मेहमान कहने का मतलब है कि अभी दलितों को जो कुछ मिला है बहुत अपर्याप्त है, और इसको और टमटा साहब और दारापुरी जी ने दोनों ने ये बता दिया कि जो है मिला नहीं है, जो चीज अभी तक लागू नहीं हुआ है उसका असर भी मालूम नहीं है। इस देश में बहस होती है पर कोई सर्वे किया नहीं कि कौन सा ऐसा परिवार है। जैसे सांसदों में एक रिसर्च आया था अभी हाल ही में कि कोई 30-35 परिवार है जिन्हीं के परिवार के सारे लोग आपस में सांसद बनते हैं और ये वो रिश्तेदारी करते हैं। ठीक है। जब मैं सबसे पहले मैंने कहा था कि इस देश के प्राइवेट सेक्टर में भी अमेरिकन टाइप डाइवर्सिटी होनी चाहिए, राइट। जो मैं बात कह रहा हूं और जो जिस बात को दलित समाज को स्वयं इंगेज करना चाहिए कि नौकरी के बाहर भी कोई दुनिया है क्या। पर ठीक है, वो अलग बात है कि वो उसके चॉइस का। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो नौकरी में रिजर्वेशन नहीं लेते हैं और उस नई दुनिया में जाते हैं, है ना। क्योंकि वो स्पेस साइंस से लेके तमाम तरह की जगह पर हैं, है ना, मेडिकल में भी हर देश में हर समाज में नौकरियों पर निर्भर रहने वालों की संख्या कम होती है। ठीक है। प्रोफेशंस पर और आप द्विवेदी जी के बयान के साथ हैं या खिलाफ हैं? मैं ये द्विवेदी जी का बयान तक कोई मतलब नहीं रखता, मतलब क्योंकि हुआ है लोगों पर अत्याचार जाति के आधार पर।
क्या उनका ये कहना है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा जातिवाद में बदल गई है, क्या ये बात सही है? कुछ हद तक तो सही है, कुछ हद तक हाँ, सही है। खास तौर से जो ओबीसी तबके में हाँ। जो मंडल कमीशन में जो उन्होंने एक मेंबर ने जो नोट ऑफ डिसेंट लिखा हाँ। कि अति पिछड़े का अलग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अति पिछड़े में और बाकी ओबीसी में बहुत फर्क है। हाँ। तो कुछ तो सच्चाई है। और देखिए ऐसा जो दलित इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, दलित लीडर्स भी करते हैं हाँ। कि दलित समाज के लोग 24 कैरेट गोल्ड हैं, इनमें कोई कमी नहीं हो सकती है। हाँ। दलित मिडिल क्लास को आज नहीं तो कल ये उत्तर देना पड़ेगा कि जो दलित मिडिल क्लास है वो बहुत सारी पोजीशंस अपने दलित अंडर क्लास के लिए छोड़े और जो हाईली कॉम्पिटिटिव पोजीशंस है उसको जाके पकड़े। उसको जाके पकड़े, ठीक है।